एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दोनों ही दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुके हैं। पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ती ही जा रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज कम हो रही है, ताज़ा उपज की कमी हो रही है और हर साल हीट वेव्स और फ्लड्स के कारण मौतें भी हो रही है। एयर पोल्यूशन एक हेल्थ कंसर्न बन चुका है, जिससे हार्ट डिजीज, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक्स के कारण सालाना लाखों मौतें होती है। वही क्लाइमेट चेंज हीट वेव्स और फ्लड्स जैसी स्थितियां लेकर आता है, जिससे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को बढ़ावा मिलता है। खराब एयर क्वालिटी का हमारे इकोसिस्टम के हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट्स वायुमंडल से अर्थ के सरफेस पर जमा हो जाते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन और ओजोन हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स के जरिए मिलने वाले साफ पानी, कार्बन स्टोरेज और बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को अलग अलग नहीं माना जा सकता, ये साथ साथ चलते हैं और इसीलिए इनसे मिलकर ही निपटना होगा। ये हमारे प्लैनेट, उनके लोगों, उनके स्वास्थ्य और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप को पहचानें और उसके हिसाब से काम करें। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन का मेजर सोर्स है व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एनर्जी प्रोडक्शन, खासकर बायोगैस, बायोफ्यूल्स, फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल। ये सारी गतिविधियां अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स हवा में रिलीज करती है, जिसके कारण एयर क्वालिटी पर खराब असर पड़ता है और साथ ही क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में भी योगदान देती है। हवा में पॉल्यूटेंट्स के एमिशंस के कारण क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के साथ इन पॉल्यूटेंट्स को अक्सर क्लाइमेट फोर्सर्स के रूप में जाना जाता है। इन पॉल्यूटेंट्स के दूसरे कुछ खास सोर्सेज में से हैं कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स और डीजल से चलने वाली गाड़ियां। इनमें से कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में ज्यादा समय तक रहते हैं, खासकर ब्लैक कार्बन जो PM 2.5 का हिस्सा है। दूसरे शॉर्ट लिव्ड कार्बन पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन। हालांकि SLCPs वायुमंडल में कम समय के लिए होते हैं, लेकिन उनकी ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से कई ज्यादा होती है। ब्लैक कार्बन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, जिससे बर्फ के पिघलने की गति तेज हो जाती है। वहीं मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली है और ये एयर पॉल्यूटेंट ओजोन का एक प्रिकर्सर है, जिससे हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ब्लैक कार्बन और ओजोन मौसम की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं और कृषि उपज में कमी का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को खतरा होता है। एटमॉस्फेयर में ओजोन क्लाइमेट को गर्म करता है, वैसे ही PM के अलग अलग कंपोनेंट्स क्लाइमेट पर ठंडा या गर्म प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पार्टिकुलेट सल्फेट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को ठंडा करते हैं, जबकि ब्लैक कार्बन पृथ्वी को गर्म करने में योगदान देता है। वर्ल्ड बैंक के एक स्टडी के मुताबिक फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल कंबशन या डीजल ईंधन वाले वाहनों के एमिशंस के जलाने से होने वाला PM 2.5 उनके सबसे जहरीले प्रकारों में से एक है। दूसरे एयर पोल्यूशन सोर्सेज की तुलना में इन सोर्सेज के पार्टिकल्स स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक हैं। इन सब के अलावा रेजिडेंशियल एनर्जी कंजम्पशन जैसे खाना पकाने, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। ग्लोबल एनर्जी का लगभग 27% रेजिडेंशियल सेक्टर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जिसके कारण 17% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिलीज होता है। बायोगैस, बायोमास और बायोफ्यूल्स के जलाने से पार्टिकुलेट मैटर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर रिलीज होते हैं, जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी क्लाइमेट चेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 29% तक कंट्रीब्यूट करता है। पार्टिकुलेट मैटर का न केवल स्वास्थ्य बल्कि कृषि उपज पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये उन क्षेत्रों में फसल के उत्पादन को कम कर सकता है जहां लोगों को खिलाने के लिए ज्यादा उपज करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। भारत और चाइना में स्टडी से पता चला है कि हाईली पॉल्यूटेड एरियाज में पार्टिकुलेट मैटर फसल की पैदावार को 15% तक कम कर सकते हैं। कृषि भी PM के एक मेजर कंट्रीब्यूटर में से एक है, जो स्टबल बर्निंग, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल, जुताई, कटाई और खाद्य के स्टोरेज और इस्तेमाल से हवा में पार्टिकल्स रिलीज करता है। जैसे जैसे कोई देश गरीबी से बाहर निकलना शुरू करता है, प्रदूषण का स्तर सबसे पहले बढ़ता है। डेवलपिंग स्टेज पर एनर्जी का इस्तेमाल ही देश की प्रायोरिटी होती है। इसी वजह से उस समय पर एंटी पोल्यूशन कंट्रोल्स वाले अच्छे पावर प्लांट्स, पार्टिकल फिल्टर्स वाले कार इंजन्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, बल्कि ऑयल, कोल और गैस को बिना किसी सख्त प्रतिबंध के जलाया जाता है और इसे कितना साफ रखना है इसका ख्याल नहीं किया जाता। इससे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब ज्यादा लोग गाड़ियां और घर में इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल होने वाले उपकरण अफोर्ड कर सकते हैं।
देश इंडस्ट्रियल बूम की तरफ बढ़ रहा होता है और लोगों के पास भी खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन जैसे ही देश समृद्धि की राह पर आगे बढ़ जाता है, अब चिंता आसपास के वातावरण पर केंद्रित हो जाती है। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है और हम खराब हवा बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब देश की गवर्नमेंट्स को भी एक्शन लेना पड़ता है ताकि वो एयर पोल्यूशन के स्तर को कम कर सके, और फिर एयर पोल्यूशन का ग्राफ एक पीक पर आकर धीरे धीरे कम होने लगता है। ये स्थिति हर जगह देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे जैसे दुनिया भर के कंट्रीज में पॉपुलेशन कम हो रहा है, उम्मीद है कि पॉल्यूशन का स्तर भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से निपटने के समाधान उनके परस्पर संबंधित प्रभावों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ना होगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार लाने से एयर पोल्यूटेंट्स एमिशंस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में काफी हद तक कमी आ सकती है। इसके लिए हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है, जिससे ग्रीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स और खाने के लिए साफ इंडोर और आउटडोर एयर ट्रांजिशंस करने में मदद मिले, जिससे आजकल हमारे प्लानिटरी सिस्टम में जो गर्मी होती है उसके लिए हम सक्षम हो सके। ट्रांसपोर्ट से होने वाले एयर पोल्यूशन के बारे में तो हम सबको पता ही है। इसके लिए हमें डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करना होगा और साथ ही वाहनों के निरीक्षण और रखरखाव पर भी ध्यान देना होगा ताकि एमिशन से जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम कर सके। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने से नाइट्रेट एरोसोल्स और ओजोन जैसे दूसरे पॉल्यूटेंट्स को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक्टिव ट्रैवल की ओर स्विच करना होगा, जिसका मतलब है ऐसे ट्रैवल जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। इससे फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ते हुए नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फर्टिलाइजर्स अमोनिया रिलीज करते हैं जो PM 2.5 के फॉर्मेशन का कारण बनते हैं। वही नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हवा में नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जो लंबे समय तक ग्रीन हाउस गैस के रूप में हवा में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक फार्मिंग से होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस और एयर पॉल्यूटेंट्स के एमिशन से बचने के लिए हमें प्लांट बेस्ड फूड की ओर बढ़ना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारे वातावरण में सुधार होगा, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम फाइबर इनटेक को बढ़ाकर सैचुरेटेड फैट्स को कम कर सकते हैं। इसी तरह SLCPs को टारगेट करने से एयर क्वालिटी में सुधार हो सकता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा और साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज को भी कम कर सकते हैं। तो ये थे एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की कुछ वजह और उनके कुछ सॉल्यूशंस भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।